हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर अमित शर्मा में। तो जैसा कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है बहुत ही जल्द 13 मार्च को, तो अभी मेरे पास कुछ डिमांड आ रही थी कि सर आप यूनिट 2 स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ जो टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी उसके ऊपर वीडियोस अपलोड कर दीजिए। तो आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। तो होप आपको ये अच्छी लगेगी और ये आपकी हेल्प भी करेगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 2 का, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो वास्तव में होता क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर कितने तरह के होते हैं और किस तरीके से हम एग्जाम्पल करेंगे, इसको हम कवर करते। तो स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो टुडेज टॉपिक इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। Simply, when two or more compounds having same molecular formula, when two or more compounds having same molecular formula, same structural formula, same physical and chemical properties, except their behavior towards plane polarized लाइट, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज, आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना is called optical आइसोमेरिज्म। तो वास्तव में क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम हो, साथ में उनकी सारी की सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो, बस केवल किस चीज का अंतर हो, देयर बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर से हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करेंगे तो क्या कंडीशन हो सकती है, या तो वो लाइट को रोटेट करेगा या लाइट को रोटेट नहीं करेगा। यदि वो लाइट को रोटेट कर रहा है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा, यदि वो लाइट को रोटेट नहीं कर रहा है तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। अब क्या कंडीशन होती है, जो ऑप्टिकल एक्टिव होगा या तो वो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहीं से हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। जनरली देयर आर two types of optical isomers. Number one, D isomers. अब ये D का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स। तो एक्सप्लेन करते हैं ये होते क्या है। वास्तव में वो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो प्लेन पोलराइड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं। अब ये कैसे पता पड़ेगा कि लाइट क्लॉकवाइज को रोटेट हो रही है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, तो उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसका नाम होता है पोलरीमीटर। दैट पोलरीमीटर जब लाइट की उसकी वैल्यू ऑप्टिकल रोटेशन की पॉजिटिव में आएगी तो वो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इसका मतलब वो कैसा आइसोमर होगा, डी आइसोमर, जिसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स या डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। तो डेफिनेशन क्या होगी, दोज ऑप्टिकल आइसोमर्स
which rotates plane polarized light into क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को कैसे दिखाएंगे हम? इस तरीके से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर कॉल्ड डी आइसोमर्स और डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे भी इसको बताता हूं। These are also called plus isomers, as their optical rotation is positive। इनको हम प्लस आइसोमर भी बोलते हैं क्योंकि इनके जो ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू है उस क्या जाती है, हमेशा पॉजिटिव आती है। तो एक डायग्रामेटिकली मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूं। तो सपोज इट इज द ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट, ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट। तो जब ऑर्डिनरी सोर्स की लाइट को हम पास करेंगे एक स्पेशल प्रिज्म दैट इज कॉल्ड नाइकॉल प्रिज्म, नाइकॉल प्रिज्म, इसको पोलराइजर भी बोलते हैं। तो जब इसके अंदर से पास करेंगे तो जो इससे निकलने वाली लाइट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी केवल एक ही होगी, यानी कि वो बाकी सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और केवल एक ही डायरेक्शन वाली लाइट को पास आउट करेगा। इस लाइट को बोलते हैं हम PPL, प्लेन पोलराइट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोनोक्रोमैटिक लाइट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोनोक्रोमैटिक लाइट। और जब इस लाइट को हम पास करेंगे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन में से, व्हेन दिस प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास्ड थ्रू ए ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, देन it will rotate or not rotate. If it will not rotate, then the compound is called optical inactive compound. If it is rotate, so it can rotate either clockwise or anti-clockwise. If it rotates in clockwise direction, if it rotates into clockwise direction, it means ये देखिए इस डायरेक्शन में रोटेट हो गई है, इसके ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं हम डी आइसोमर, डी आइसोमर, और इसी को बोलते हैं हम प्लस आइसोमर, प्लस आइसोमर। सेकंड जो होते हैं कंपाउंड उन्हें बोलते हैं हम एल आइसोमर्स। एल आइसोमर्स का मतलब होगा लिवो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी आइसोमर्स। अब ये क्या होते हैं? वो ऑप्टिकल आइसोमर जो प्लेन पोलराइड को एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर दे, यानी कि इनके ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी, उन्हें बोलते हैं हम एल आइसोमर्स। सो दोज ऑप्टिकल आइसोमर्स, दोज ऑप्टिकल आइसोमर्स which rotates plane polarized light into एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को हम काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं, और इस तरीके से इसको रोटेट करके दिखा देंगे क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन are called L isomers or levorotatory isomers. These are also called negative isomers, as their optical rotation
एज देयर ऑप्टिकल रोटेशन इज नेगेटिव। तो इनको हम नेगेटिव आइसोमर बोलते हैं। तो इसको भी मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट है जिससे हर डायरेक्शन या हर फ्रीक्वेंसी की लाइट निकलेगी। जैसे हम सन से कहते हैं तो बहुत सारी तरह की लाइट निकलती है हर फ्रीक्वेंसी की। जब इसको एक नाइकोल पिन से पास करेंगे तो सारी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हो जाएंगी और केवल एक ही कलर की सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट पास होगी, जिसे बोलते हैं हम प्लेन पोलराइट। और जब इस लाइट को हम पास करेंगे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में और पोलराइजर के द्वारा, तो और इसके ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो दैट आर कॉल्ड एल आइसोमर्स और लेवोरोटेटरी आइसोमर्स। अब आगे बात करते हैं कि सर वो क्या क्या कंडीशन होती है कि कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करे, कैसे पता लगेंगे वो क्या कंडीशंस है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशंस फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकल एक्टिव। किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है। तो सबसे पहली कंडीशन जो होती है, द मॉलिक्यूल कंटेन्स एट लीस्ट वन कायरल कार्बन। कायरल का मतलब होता है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक को हम बोलते हैं कायरल कार्बन एटम, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है द मिरर इमेज। द मिरर इमेज ऑफ कंपाउंड मस्ट बी नॉन सुपर इंपोजेबल। नॉन सुपर इंपोजेबल यानी कि जो कंपाउंड की मिरर इमेज बने वो सुपर इंपोज नहीं होनी चाहिए। लाइक जैसे मेरा आप हाथ देख रहे हैं और इसके सामने यदि मैं मिरर लगा दूं तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, बिल्कुल। तो क्या मैं इसको उठा के इस हाथ के ऊपर पूरा पूरा रखूं बिना रोटेट करे, तो क्या ये एक दूसरे के ऊपर इंपोज हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये थंब अपोजिट साइड आ गया और ये फिंगर अलग साइड आ गई। तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं हम नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। तो कंपाउंड के अंदर एटलीस्ट वन कायरल कार्बन एटम होना चाहिए और साथ में उसकी मिरर इमेज कैसे होनी चाहिए? नॉन सुपर इंपोजेबल होनी चाहिए। दीज आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकल एक्टिव। तो इसमें अब क्या होता है, एक नई कंडीशन जो आपके कोर्स में इंट्रोड्यूस की गई है कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके अंदर कायरल कार्बन एटम नहीं होता, फिर भी उनकी एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर होने की वजह से वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। तो आपके जो एग्जांपल जब भी आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपका क्वेश्चन आने वाला वो इस तरह का आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमर्स, एंड एक्सप्लेन या गिव टू एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स हैविंग नो कायरल कार्बन एटम। तो वहां जो तीसरी कंडीशन है उसके हिसाब से हम बात करेंगे। तो मैं आपको एक एक करके एग्जांपल बताने स्टार्ट कर रहा हूं। तो पहले मैं कायरल कार्बन वाले का एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल यानी कि कंपाउंड हैविंग वन कायरल कार्बन एटम। तो एक कायरल कार्बन एटम होने के लिए इसके चारों एटम और ग्रुप ऑफ एटम डिफरेंट होने चाहिए। तो सपोज यहां पे हमने लगा दिया CH3 CHOH COOH, इसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड, दैट इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड में हम क्या मान लेते हैं, इन जनरल मान लेते हैं कि जो लाइट है वो H से किसकी तरफ चलेगी, OH की तरफ। तो ये क्लॉकवाइज रोटेट हमने मान लिया, तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसलिए इसको बोलते हैं हम डी लैक्टिक एसिड। जब इसके सामने मैं मिरर इमेज लगाऊंगा तो आप सबसे पहले ये ऑब्जर्व करिए कि इस लैक्टिक एसिड में जो सेंटर वाला कार्बन है इट इज अटैच विद 4 डिफरेंट एटम एंड ग्रुप ऑफ एटम। सो दिस कार्बन इज कायरल कार्बन एटम और एसिमेट्रिक, किसी भी एक्सिस से किसी भी सेंटर से इसमें कोई सिमेट्री नहीं है। तो ये हो गया। जब इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो मिरर इमेज में क्या होगा, आप देखिए ऊपर की तरफ CH3 आएगा, नीचे COOH ही आएगा। मैं थोड़ा सा कम कर देता हूं इसको ताकि मैं नीचे लिख भी पाऊं, COOH। तो ये वाला OH इस साइड आ जाएगा और H इस साइड। यदि अब इसकी इमेज देखो, आपकी एक लाइट को S से OH की तरफ रोटेट करेगा तो इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज। तो इसको क्या बोलेंगे हम,
एल लैक्टिक एसिड, एल लैक्टिक एसिड। तो दीज बोथ आर द ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड हैविंग वन कायरल कार्बन एटम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं दूसरे की बात करता हूं। एग्जांपल नंबर 2, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैविंग टू कायरल कार्बन एटम। तो अभी एक एग्जांपल कराया वन कायरल कार्बन, इस बार मैं करा रहा हूं दो कायरल कार्बन एटम। तो जैसे हमारे पास एक होता है टार्ट्रिक एसिड, तो टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है CHCOH OH CHOH COH। तो यहां पे इसके 4 हमारे पास आइसोमर बन सकते हैं, जिनमें से 2 ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं और 2 ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव की वजह क्या होती है तो वो अभी बताऊंगा। तो पहला कंपाउंड स्ट्रक्चर 1 हम कह सकते हैं CH, ऊपर की तरफ COH और OH, नीचे वाले पे CHOH और COH। तो यहां से H से OH की तरफ और नीचे वाले में S से OH की तरफ, तो पूरी की पूरी लाइट किस साइड घूम रही है, क्लॉकवाइज। तो इसे बोलते हैं हम डी टार्ट्रिक एसिड। सेम जब इसकी मिरर इमेज बनाई तो इसमें लाइट जो घूमेगी वो पूरी की पूरी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, इसे बोलते हैं एल टार्ट्रिक एसिड। बट लेकिन यदि ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना दूं जिसमें H और OH दोनों एक साइड आ जाए, तो HOH HOH, तो ये इस साइड घुमा रहा है, ये इस साइड, यानी कि आधा क्लॉकवाइज घूम रहा है आधा एंटी क्लॉकवाइज। इसकी वजह क्या हुई, तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, यानी कि ये जो कंपाउंड है वो अपनी ही आधी इमेज का मिरर इमेज है, यानी कि ये सेम रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब इसके अंदर सिमेट्री आ गई, और इस सिमेट्री की वजह से इसकी मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगी, सुपर इंपोज। कैसे, यहां से सुपर इंपोज हो रही है क्योंकि इसके अंदर क्या आ गई, सिमेट्री। तो स्ट्रक्चर 3rd एंड 4th, तो इसे मैं लिख देता हूं स्ट्रक्चर 3rd और दिस वन इज कॉल्ड स्ट्रक्चर 4th। तो ये आइसोमर तो है, these are the isomer, but these are optical inactive due to plane of symmetry। अब एक तीसरी कंडीशन हम भूल गए, तो मैं यहां बताता हूं। तो पहली कंडीशन क्या बताई, द कंपाउंड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन कायरल कार्बन एटम। सेकंड, द मिरर इमेज शुड बी नॉन सुपर इंपोजेबल। और तीसरी जो मेन इंपॉर्टेंट है, दैट इज द कंपाउंड डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ सिमेट्री, ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री, ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ना प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से या किसी भी सिमेट्री की वजह से मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल कि जब कंपाउंड के अंदर कोई भी कायरल कार्बन एटम नहीं और वो फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, तो उसके एग्जांपल जरूर आते हैं, तो उनको मैं कराऊंगा अभी। तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, तो अभी तक जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको 1 कायरल कार्बन का एग्जांपल ना आए, 2 कायरल कार्बन का एग्जांपल ना आए। आपके लिए सीधा डेफिनेशन के बाद क्या पूछा जाए कि गिव 2 एग्जांपल्स या 3 एग्जांपल्स या गिव एग्जांपल्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स हैविंग नो कायरल कार्बन एटम। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां से जो पार्ट स्टार्ट होने वाला, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और इन एग्जांपल्स को बहुत ध्यान से समझना, पूरे नंबर मिलते हैं इन पे। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैविंग नो कायरल कार्बन एटम्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स हैविंग नो कायरल कार्बन एटम। तो सम ऑफ द कंपाउंड्स हैविंग नो कायरल कार्बन एटम शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसकी वजह क्या होती है, ड्यू टू देयर ओवरऑल अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर एंड नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। तो जो कंपाउंड, कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कायरल कार्बन एटम तो नहीं है, पर उनकी जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो एसिमेट्रिक है और साथ में उनकी मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल है। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोल सकते हैं कंपाउंड्स, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैविंग नो कायरल कार्बन एटम। तो इसका पहला एग्जांपल आता है एलीन्स। एलीन्स, कुछ बच्चे इसको गलती से एल्कीन समझ लेते हैं। इट इज नॉट एल्कीन, इट इज एलीन्स। क्या डिफरेंस होता है, एलीन में 2 कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं। तो एलीन्स आर द कंपाउंड्स हैविंग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इट मींस 2 कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। अब क्या सारे के सारे एलीन ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, नहीं। तो ओनली सम एलीन्स हैविंग डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स एट टर्मिनल कार्बन एटम। ये जो टर्मिनल कार्बन एटम है, इस पे जो ये एटम पे ग्रुप एटम्स अटैच होने चाहिए, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, वो डिफरेंट होने चाहिए। यदि वो सेम होंगे तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। पर यदि ये एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स डिफरेंट होंगे तो ये ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। उसकी वजह क्या होगी, ओवरऑल एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर एंड नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। फॉर एग्जांपल आप देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इसमें इस वाले कार्बन पर HOH और इस वाले कार्बन पर मिथाइल ग्रुप और COH ग्रुप। तो दे हैव डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच इन ईच टर्मिनल कार्बन एटम। तो अब इसके सामने इसकी मिरर इमेज बनाओ तो ये नॉन सुपर इंपोजेबल होगी,
और ये किसी भी तरह की सिमेट्री इसके अंदर नहीं है, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री, ना प्लेन ऑफ सिमेट्री, ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इस वजह से एलीन्स क्या हो जाते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, जिनके अंदर कोई कार्बन एटम, कोई कार्बन एटम नहीं है और फिर भी ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं 2 एग्जांपल अभी और कराऊंगा। एग्जांपल नंबर 2, तो दूसरा एग्जांपल कि जिसके अंदर कायल कार्बन एटम नहीं है और फिर भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, दैट आर कॉल्ड स्पायरो कंपाउंड और स्पायरेन्स। तो वास्तव में होते क्या, द कंपाउंड्स इन विच 2 साइकिल ऑफ कार्बन एटम्स आर ज्वाइंट बाय सिंगल कार्बन एटम आर कॉल्ड स्पायरो कंपाउंड्स और स्पायरेन्स। जैसे देखिए ये रिंग साइकिल आपस में केवल एक ही कार्बन से अटैच हुई है, तो इसका मतलब 2 या 2 से ज्यादा साइकिल केवल एक ही कार्बन से अटैच हो जाए कंटिन्यूअस, तो 2 साइकिल के बीच में एक कार्बन ज्वाइन करेगा, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं स्पायरो कंपाउंड्स। पर क्या सभी स्पायरो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होंगे? नहीं, जिनमें टर्मिनल कार्बन एटम पर डिफरेंट एटम्स होंगे। तो सम स्पायरो कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स एट टर्मिनल कार्बन एटम्स आर ऑप्टिकल एक्टिव ड्यू टू देयर ओवरऑल एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर एंड नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज। फॉर एग्जांपल, तो यहां मैंने 3 डिफरेंट स्पायरो साइकिल को जोड़ के स्पायरो कंपाउंड बनाया और टर्मिनल पोजीशन पे HCH3 CHO और OH, और जब इसकी मिरर इमेज बनाई तो ये बन गया। अब ये देखिए इसमें किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं है, कोई भी कार्बन कायरल नहीं है, तो इसका मतलब स्पायरो कंपाउंड्स जिसमें टर्मिनल कार्बन एटम्स पर डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच होंगे, तो वो भी क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर। एक डी आइसोमर होगा और दूसरा एल आइसोमर। तो एक एग्जांपल और कराना है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। The next example of compound having no chiral carbon atom is biphenyl derivatives और biphenyl compound। तो पहला नॉन कायरल कार्बन एटम में कराया आपको, कौन सा कंपाउंड कराया, यदि आपको याद हो तो बताइए। तो पहला कराया एलीन्स, दूसरा कराया नो कायरल कार्बन एटम में स्पायरो कंपाउंड्स, और लास्ट वन दैट इज बाइफेनाइल डेरिवेटिव। अब ये बाइफेनाइल क्या होते हैं, द कंपाउंड्स इन विच 2 बेंजीन रिंग्स आर ज्वाइंट बाय सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड बाइफेनाइल कंपाउंड। देखो 2 बेंजीन रिंग को सिंगल कार्बन बॉन्ड से जोड़ दिया हमने, तो दैट इज कॉल्ड बाइफेनाइल कंपाउंड। पर इसमें कौन से वाले कंपाउंड, सम बाइफेनाइल डेरिवेटिव्स हैविंग डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम एट डिफरेंट पोजीशन आर ऑप्टिकल एक्टिव ड्यू टू देयर ओवरऑल एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर एंड नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज। देखिए यहां पे तो इसमें इस वाली ऑर्थो पोजीशन पे, इसमें नीचे वाली ऑर्थो पोजीशन, तो ये दोनों पोजीशन कैसे होंगी, एक अबव द प्लेन होगी, दूसरी बिलो द प्लेन। तो यहां तो आपको ये सिम लग रही है, पर एक कंपाउंड में अबव द प्लेन है, दूसरी बिलो द प्लेन, और जब आपने इसकी मिरर इमेज बनाई तो ये अपोजिट डायरेक्शन हो गए, जो ऊपर था अबव द प्लेन वो बिलो द प्लेन हो गया, जो बिलो द प्लेन था वो अबव द प्लेन। तो इस तरीके से इनकी जो मिरर इमेज होगी वो ओवरऑल एसिमेट्रिक हो जाएगी। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं सर देखिए इसमें सिमेट्री आ गई है,